अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के टॉपिक्स जो हैं अगर आप उनको देखते हैं तो हमने आज जो है वो जिन टॉपिक्स को ज़ेरे बहस लाना है वो जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेन टॉपिक है। और जो इस चैप्टर की प्रोग्रेस है उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर जो है ये एक छोटा चैप्टर है और आपको ये भी बताया था कि चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 10 तक की जो एफर्ट है वो जस्ट इक्वलेंट ओवर चैप्टर नंबर 6 है। यानी हमारे चैप्टर नंबर 6 पे जितना हमने टाइम लगाया है उतने टाइम में हम 7, 8, 9 और 10 चैप्टर चारों कर लेंगे। ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इनका पे बैक काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर कोई ये पूछे कि इनसे हमें जो रिवॉर्ड मिलता है या जो बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 6। बहरहाल इनमें से कोई चैप्टर छोड़ा तो नहीं जा सकता क्योंकि छोटे चैप्टर हैं और पे बैक इनका बहुत ज़्यादा है, यानी नंबर ये बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए हम इनको स्मॉलेस्ट होने की वजह से, यानी इस चैप्टर में टोटल जो काम था वो 3 कॉन्सेप्ट थे। एक कंजम्पशन, ठीक है जी, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप देखें तो जो कंजम्पशन और सेविंग है ये एक एक दिन का काम है, लेकिन हमने कंजम्पशन पे 2 आवर्स का एक लेक्चर लगा के इसको 2 दिन दिए, इसको 1 दिन दिया है। दिन ने दो ही चाहिए थे लेकिन इन पर डबल टाइम लगाया। तो अमूमी तौर पर टीचर एक दिन इस पर, एक दिन इस पर, एक दिन इस पर लगा के 3 दिन में इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बहरहाल हम इसके ऊपर एक दिन एक्स्ट्रा लगा गए, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा गए। ठीक है जी। तो बच्चों मैं ये याद दिला रहा था आपको कि कहना ये चाह रहा था कि देखिए हम जो इस चैप्टर पर ऑलरेडी एक दिन ज़्यादा लगा गए हैं। अमूमी तौर पे टीचर एक दिन कंजम्पशन पे लगाते हैं, एक सेविंग पे लगाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, 3 दिन में डन हो जाता है। हमने संडे के 2 आवर्स कंजम्पशन भी लगा दिए थे, तो हम तो इस पर एक दिन और एक्स्ट्रा लगा के 3 की बजाय हम इस पर 4 क्रेडिट आर, 1 क्रेडिट आर हम पहले ही ज़्यादा एलोकेट कर चुके हैं इसको। तो इससे ज़्यादा हमें इसको टाइम देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना टॉपिक की लेंथ होती है अगर उससे ज़्यादा टाइम दें तो फिर आप कोर्स टाइम पे कवर नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से पिछले टॉपिक पे पूछ लेते हैं कि आपने सारा रिवाइज कर लिया है। क्यों बच्चों, क्या ख्याल है? जी उमर, ये मैंने कर दिया, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो पिछला सारा रिवाइज कर लिया। मैंने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि यार पिछला सारा रिवाइज करके आना है आपने, ताकि पर्टिकुलरली सेविंग और कंजम्पशन, ताकि आइंदा के लिए जो है वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप सो फार ये आपने कर लिया होगा। तो चलिए फिर जवाब दीजिए मुझे कि डिस्क्राइब करके बताइए कि ऑटोनमस और इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब पता है आपको? 3 मार्क्स के लिए आया हुआ स्प्रिंग 17 में। शाबाश, ये तो आप कर चुके हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हाउ इट्स कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन एनी 4 डिटर्मिनेंट्स, ये आप कर चुके हैं। क्यों जी? जी मोहम्मद कासिम, ऑटोनमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन पता है आपको? इसका मतलब आपने लेक्चर पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं है। तो फिर इसको भाई देख लो है। आपको याद होगा कल इक्वेशन थी C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। इसके अंदर A जो है ऑटोनमस कंजम्पशन है, जो हर सूरत मेंटेन रहेगी जो भी हालात होंगे, ये आप कंज्यूम ज़रूर करेंगे। ये रेंट ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो सकती है। और B जो है वो आपकी इंड्यूस्ड जो है वो कंजम्पशन है, जो कि इनकम बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक हो गई बात? बिल्कुल सही हो गया मिशाल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट होती है इनकम पर। इनकम बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी। ठीक है, और ऑटोनमस जो है वो हमें हर सूरत रिटेन करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक हो गई बात।
चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो काम शुरू करना है बुनियादी तौर पे, उसके अंदर सबसे पहले जो बात करनी है वो है इन्वेस्टमेंट पे, कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम कोई ऐसा एसेट खरीदें, हम कोई ऐसा जो है आर्टिकल खरीदें जो या तो हमें इनकम प्रोवाइड करे या उसकी अपनी वैल्यू बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए हम उसे कह सकते हैं ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। यानी इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट अक्वायर्ड, एक ऐसा एसेट है जो हमने अक्वायर किया है फॉर जनरेटिंग इनकम। जैसे हमने एक कार खरीदी है, एक बस खरीदी है, उसको किसी ख़ास रूट पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इट इज़ एन एसेट अक्वायर्ड, ये एक एसेट अक्वायर किया गया है फॉर जनरेटिंग इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए। या ऐसी सूरत है अगर ये इनकम जनरेट नहीं करता तो फिर इसकी अपनी वर्थ बढ़ती होगी, ठीक है, और एप्रिसिएशन, कि ये एप्रिशिएट होता होगा। जैसे हम कोई शेयर खरीद लेते हैं, उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो एप्रिसिएशन इसका पर्पस हो सकता है या इनकम जनरेशन हो सकता है। तो हम कोई भी चीज़ खरीदें, कोई कार है, कोई शेयर सर्टिफिकेट है, दो चीज़ें हैं, या तो वो इनकम जनरेट करे या उसकी अपनी जो वर्थ है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो जाए, दोनों सूरतों को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा एसेट एक्वायर करना, गाड़ी, बस, कार, होम, जो या तो पैसे कमा के हमें दे, हर महीने आमदनी दे या हर 6 माह बाद आमदनी दे, इनकम दे, या उसकी वर्थ बढ़ जाए कि हम बाद में उसे महंगे दामों बेच के अपना पैसा पूरा कर सकें। तो ये सारे के सारे जो है हम फ्यूचर में इसका फ़ायदा होता है। तो हर वो पैसा जो आज लगाएंगे और फ्यूचर में उसका फ़ायदा होगा वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पे। अब एक चीज़ जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इन्वेस्टमेंट की बुनियादी तौर पे दो ही टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट कैन बी एन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, तो जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि अगर ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है तो ये हर सूरत आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर ये इंड्यूस्ड है तो ये लिंक है आपकी इनकम के साथ कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आपको मेंटेन रखनी है हर सूरत, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अगर इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है ये अमूमी तौर पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक सड़क शुरू करती है तो दरमियान में रोक नहीं सकती। गवर्नमेंट अगर कोई भी काम शुरू करती है तो दरमियान में रोक नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि अगर वो दरमियान में रोकती है तो उससे बाकी का काम भी ख़राब हो जाता है। जैसे हाईवे, यू कैन नॉट स्टॉप हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द मिड। इसी तरह से आप अगर कोई डैम बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, तो अगर आप दरमियान में पैसा रोकेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बेस करती है हमारी आमदनी पे। जब हम
हमारे पास इनकम बढ़ती है, हम और मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे न्यू वेयर हाउस बना लिया, नई मशीनरी ख़रीद ली, ठीक है, या कारोबार को एक्सपेंड कर लिया। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि अच्छा यार इस चीज़ में पैसा है, हम उसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं और मज़ीद पैसा जो है वो कमाते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर हम पैसा जो है वो कमाते हैं, लगाते हैं और अर्न भी करने का कोई चक्कर नहीं है। हमें उतने पैसे फिक्स लगाने हैं जैसे कि स्टेट करती है, रियासत करती है, डैम है, सड़क है। दरमियान में पैसा रोका तो जो मिट्टी की बेस है वो बह जाएगी बारिशों से, तो सड़क बेकार हो जाएगी, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो रियासत जो है वो हर सूरत, गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो वो उसे खुद इख्तियार करके रखती है। खुद इख्तियार का मतलब है वो उसे फिर रोकती नहीं है कि जब तक डैम नहीं बन जाता, सड़क नहीं बन जाती, हॉस्पिटल नहीं बन जाता, हमने इसको रोकना नहीं है। इनकम कम है हुकूमत के पास, बजट थोड़ा है, ज़्यादा है, ये काम करना है उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट तब करती हैं जब उन्हें प्रॉफिट या इनकम ज़्यादा मिलती है, और जब इनकम ज़्यादा मिलती है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लिहाजा दे गो फॉर न्यू वेयर हाउस, दे गो फॉर न्यू मशीनरी एंड दे गो फॉर एक्सपेंड द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने चल पड़ते हैं। तो ये इनका बच्चों तरीक़ाकार है, ये इनका बुनियादी तौर पे वे ऑफ वर्किंग है। तो इसको हम कहते हैं ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम इस इन्वेस्टमेंट को यानी दोनों के हवाले से कोई सवाल पहले तो आपसे पूछते हैं, ये समझ आइए आपको जी बच्चों। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट विच मस्ट बी मेंटेन इनकम जो भी है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज इंक्रीज इफ इनकम इंक्रीजेस। ठीक होगी बात। अब देखिए इसके मतलब सवाल जो मुझे ज़्यादा लगा है, जो आपको पेपर में एकदम से घबराहट दे सकता है, मैंने कहा वही सवाल पकड़ता हूँ। हाउ माइट द मोटिव फॉर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फर्म डिफर। इन्वेस्टमेंट का मुहर्रिक या मोटिव मुख्तलिफ हो सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सप्लेन कर दें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है जी। तो इन्हें नंबर 6 रखे हुए हैं, लेकिन याद रहे अब 6 नंबर का कोई चक्कर नहीं, अब तो टोटल सवाल ही 10 नंबर का होता है। उस ज़माने में 16-16 नंबर के सवाल आते थे मैक्रो से, तब हो सकता था और सरप्राइजिंग होते थे। लेकिन अब जो है चूँकि 10 मार्क्स होते हैं इसलिए इतना लंबे नाम स्कोर तो नहीं आपको देगा। बहुत ज़्यादा स्कोर हुआ इसका तो 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा स्कोर इस तरह के सवाल का नहीं होगा। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये सवाल देखिए कैसा है कि क्या मोटिव में फ़र्क हो सकता है रियासत के, गवर्नमेंट के और एक प्राइवेट फर्म के। तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो आम तौर पे डिपेंड करती है नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करती, और उनका मसला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का होता है कि उन्हें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने होते हैं। जबकि जो प्राइवेट लोग हैं वो बेस करते हैं या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होता है उनके जो इन्वेस्टमेंट लेवल के चेंज होने से। ठीक है जी। तो चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने से चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें नेशनल का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि नेशनल इज़ अ टर्म विच इज़ मोर बेटर टू यूज़ फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट, नॉट फॉर द प्राइवेट फर्म्स। तो ये बच्चों आपने ख्याल करना। क्लियर हो गई जी बात? कोई चीज़ मुश्किल इसके अंदर? ये डन हो जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये इन्वेस्टमेंट होती फॉर द मेकिंग, ये इन्वेस्टमेंट होती फॉर द मेकिंग प्रॉफिट। इसका मकसद है मुनाफा कमाना। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉफिट जी। तो ये बच्चों हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम आज का जो है वो ये है कि हमें ये बताना है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एनी 4 measures that a government may influence the level of investment। के गवर्नमेंट कोई ऐसी मेजर्स ले जिससे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सके।
एक सवाल ये हो सकता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग 16 का, स्प्रिंग 12 का, हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकती है। या ये सवाल हो सकता है स्टेट हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ। तो ये सवाल पेपर में आ सकता है आपको। जी बच्चों, तो गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट के पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका जो है वो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है तो बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को गवर्नमेंट कम कर दे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, शाबाश जी। अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, यानी कैपिटल जो है वो कमा के ज़्यादा देगा आपको, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास एक आसान तरीका ये है कि क्या करे, द ईजिएस्ट वे इज़ दिस, टू alter the rate of interest, the government may influence the level of private investment in the economy by altering the rate of interest. If intention is to encourage, अगर उसका इरादा encourage करने का है higher volume of interest, higher volume of investment, if intention is to encourage higher volume of investment, interest rates are reduced, तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देता है। अब दूसरी तरफ जो तरीकाकार है वो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इनकरेजमेंट भी दे सकती है। अब डायरेक्ट इनकरेजमेंट मुख्तलिफ तरह के हैं, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे सकती है कि ये पैसे पकड़ो, काम करो, कोई वापसी नहीं। गवर्नमेंट आपको लो कास्ट लोन दे सकती है कि बैंक कर्जा दे रहे हैं आपको, लेट से 6%, गवर्नमेंट कहती है मेरे से 2% लो और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बनानी शुरू कर दो, या वैक्सीनेशन बनानी शुरू कर दो, 2% पे लोन ले लो। गवर्नमेंट आपको टैक्स पे छूट दे सकती है, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है कि 10 साल तक तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे अगर तुम ये वाला काम करो। तो गवर्नमेंट के पास इस तरह के बहुत सारे हथियार हैं कि बाय ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रांट परहैप्स डायरेक्टेड एट पर्टिकुलर रीजन, किसी खास रीजन की वजह से, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, कैसे, ठीक है जी, क्या करके, लो कास्ट लोन देके और आपको टैक्स इंसेंटिव दे के भी काम चला सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के तरीक़ाकार हैं जिसके तहत वो सब्सिडी भी दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चे ने, सब्सिडी भी दी जा सकती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्सिडी भी, इतनी अच्छी एग्जांपल है, इसको यहाँ लिख देते हैं, सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे सकती है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कोई ख़ास एरिया है, जैसे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का सामान में पाकिस्तान बहुत आगे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेटबैक होना शुरू हो गया है, तो स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेटबैक होना शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो फाइनेंस करे रिसर्च स्कीम्स, अपनी भी और प्राइवेट सेक्टर्स की भी, पैसा दे के चलो रिसर्च करो और अपने लिए टेक्नोलॉजी खुद बनाओ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है बिजनेस कॉन्फिडेंस को। बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है? बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए समझ लीजिए जो हरकतें हमारे लीडर करते हैं उससे उलट कर दीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे कोई लीडर है, उन्होंने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, तो अगले दिन उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें चाहिए ये था कि अगले दिन वो डट के कहते कि अब तो पाकिस्तान परमानेंट है, या अब तो अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान स्टेबल है, ये एक एटमी ताकत है, तुम इन्वेस्टमेंट करो। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए था। इसी तरह हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने जैसे ही हलफ उठाया, उन्होंने जाके मलेशिया में कह दिया जी पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया है,
और जनाब यहाँ तो लूट खसूट हो गई, तो इकानमी तो खाली हुई पड़ी है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले होगा है खाली है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या कर रही है, वो चाइनीज़ भी इन्वेस्टर उठा के लेगा, उसके बाद दोबारा वो आए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि होना ही चाहिए, तो हमारी सारी ही लीडरशिप के हालात हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें बिजनेस कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हालात ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, अब मामूलात ठीक हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप कुछ डायरेक्शन ठीक ही जा रही है। तो बहरहाल एनीवे, तो हमें जो है वो एतमाद देना चाहिए कि गवर्नमेंट कहे कि पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल रहेंगी, इकनॉमिक पॉलिसी स्टेबल रहेंगी, आप इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो बिजनेसमैन है उसे स्टेबिलिटी शो करेंगे कि हालात में स्टेबिलिटी रहेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव इमेज, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर एक बात ये भी है कि यूँ भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, गवर्नमेंट क्या जी प्राइवेट सेक्टर करता करता रहेगा, हम कंजम्पशन को किसी तरह से बढ़ाते हैं। कंजम्पशन को कैसे बढ़ा सकते हैं कि गवर्नमेंट और जो भी करे सो करे, उसके पास एक आसान तरीका ये है कि मनी सप्लाई बढ़ा दे। अगर मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, मोर मनी सप्लाई, तो बताइए वो खर्चा कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी, अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, और जब वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बिजनेस इंडस्ट्री को ज़्यादा कंजम्पशन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आ जाती हैं आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी यही हाल होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि स्टील इंडस्ट्री ग्रो करे, कंक्रीट इंडस्ट्री करे, सीमेंट इंडस्ट्री करे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा शुरू कर देती है। तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, डैम्स बना रही है, सड़कें बना रही हैं, तो अल्टीमेटली आपकी स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपकी तारकोल की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंक्रीट की कर रही है, स्टील की कर रही है, ठीक है जी, सीमेंट की कर रही है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ये ग्रो करना शुरू कर देती। तो ये बच्चों तरीक़ाकार हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के। कौन कौन से तरीक़ाकार मैंने जिक्र किए शाबाश बच्चों? मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट इंकरेजमेंट दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, ग्रांट दे सकती है, लो कास्ट लोन दे सकती है, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स वगैरह के सामान, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च इंसेंटिव दे सकती है, या स्कीम को जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कोई इंसुलिन वगैरह बनानी है, कोई वैक्सीनेशन बनानी है, फंडिंग कर सकती है कि जी आप रिसर्च करें, पैसा हम देते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए जो है आप ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी पॉलिटिकल इकनॉमिक पॉलिसी सेम रहेगी, ताकि इन्वेस्टर जो है वो दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट करे। और फिर ये भी है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकॉनमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगर गवर्नमेंट जो है अपने अखराजात प्रोजेक्ट्स पे लगाएगी तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगी। अब ये सवाल है जो आपके सामने था, ज़रा एक दफ़ा फिर इसको रिविज़िट कर लीजिए कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स बाय विच गवर्नमेंट मे इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सवाल है स्प्रिंग 16 का, हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्प्रिंग 12 का। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक का, स्टेट ब्रीफली हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, कंट्री में गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकती है। तो ये बच्चों आपके सवालात हो गए जिसको आपने जो है डील कर सकते हैं, और इस 5-6 हेडिंग्स को सिर्फ याद करके। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल? तो अब देखिए यहाँ तक आपने बात को समझ लिया। अब आखिरी टॉपिक छोटा सा है, उसको हम डील कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो आखिरी टॉपिक जो है हमारा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसका नाम है, डेट इज़ वी कॉल्ड, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था,
ये होना चाहिए है और इसके अंदर ये। तो अब हम कहते हैं जी क्या है, शाबाश, इसको दो नाम है। एक तो हम इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक रिलेशनशिप क्या है, और दूसरा इसे कहा जाता है इस टॉपिक को डेट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इस पूरे के पूरे सवाल में अगर कोई चीज़ आपको टेक्निकल मिलेगी तो वो इसकी डेफिनेशन है कि अगर जिस बच्चे ने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन लिख ली, समझ लीजिए उसने सवाल हल कर लिया। अब वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बहुत सिंपल सी है, फाइनेंस की टर्म में है, इकोनॉमिक्स की टर्म में नहीं है, इसलिए बच्चे ज़रा कहते हैं कि मुख्तलिफ सी चीज़ बन जाती है एकदम, लेकिन बहरहाल एक दो तीन दफ़ा रीड करें तो याद हो जाती, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। क्या है? कहते हैं द रेट ऑफ डिस्काउंट, द रेट ऑफ डिस्काउंट, द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स, जो बनाता है, वो रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनाता है, विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ perspective present value of the perspective return from the capital asset, assets equal to their supply price। कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट तब तक करने को तैयार नहीं होता जब तक वो ये इंश्योर ना कर ले कि जितनी मेरी लागत आई है एक कैपिटल एसेट पे, उतना ये मुझे रिटर्न नहीं देगा। अगर ये उससे कम रिटर्न देगा तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो कहेगा भाई मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब जो ये रिटर्न दे कम से कम इतना हो जितनी मेरी इसके ऊपर सप्लाई प्राइस आई है, यानी जितनी मेरी इसके ऊपर लागत आई है। ठीक हो गई बात? अगर इससे कम पैसे आएंगे तो मैं कारोबार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? ये कैसे हो सकता है? मशीन 10 लाख की है, सारी उम्र उसको चलाया, उसने दिया 8 लाख, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो मैं तो ऐसा कारोबार नहीं कर सकता। तो लिहाजा कारोबार का एक असूल लिखा हुआ है फाइनेंस का कि रेट ऑफ डिस्काउंट यानी वो शरह सूद विच मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव रिटर्न, जो प्रेजेंट वैल्यू है पर्सपेक्टिव रिटर्न की, जो आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमें हासिल होगी कैपिटल एसेट से, इक्वल टू देयर सप्लाई प्राइस, वो उसकी सप्लाई प्राइस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि जनाब आप ये कहते हैं कि इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी, वो इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी, लेट्स सपोज डेट इज़ 6%। और मुझे एक प्रोजेक्ट जो है वो 6% रिटर्न दे रहा है, तो आप बताइए मेरा फैसला क्या होगा?
यस होगा कि नो होगा। और एक प्रोजेक्ट जो है वो मुझे 4% दे रहा है, ठीक है जी। यानी जो उसकी प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट है वो 6% है, 4% है, 8% है एक प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे मेरा रिटर्न जो है वो 10% है। तो आप कहेंगे सर ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। क्यों? ये आखिरी वाला बाय डेफिनेशन ठीक है। उसने आखिरी वाले को डेफिनेशन क्यों बनाया? क्योंकि बाकी तो यस होंगे ही, बाकी तो यस ही होने हैं। उसमें तो आपको 4% नेट मिल रहा है, 2% नेट मिल रहा है, तो ये तो यस होने ही है। उसने तो डिफाइन फिर आखिरी वाले को ही करना है ना, कि वो रेट ऑफ डिस्काउंट, वो शरह सूद जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव रिटर्न, जिस पर जो मैं मशीन या इक्विपमेंट लगाता हूँ उसका पर्सपेक्टिव रिटर्न उसकी कॉस्ट के बराबर आ जाए। ठीक हो गई बात? तो उसने आखिरी को कहा है। लेकिन अब इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से मशीनों की मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी उनसे जो हमें हासिल होता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। वो कैसे? कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 नहीं 4% हो गया है, 6 नहीं 4% हो गया है, तो जिस प्रोजेक्ट से 4% मिल रहा था उससे 6% मिलेगा, जिस प्रोजेक्ट से 2 मिल रहा था उससे 4% मिलेगा, जिससे डेफिनेशनल इक्वलेंसी थी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव रिटर्न है वो बराबर हो गई थी उसके जो है वो डिस्काउंट रेट के साथ या उसकी सप्लाई प्राइस के, उससे भी 2% आना शुरू हो गया आपको। तो मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ गई कि कम हो गई? जी शाबाश। मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ गई कि कम हो गई? तो मार्जिनल एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई। तो साबित ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से मार्जिनल एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि जो प्रोजेक्ट हमें 4 दे रहा है वो 6 देगा, जो 2 दे रहा है वो 4, जो 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 बिल्कुल ब्रेक इवन पे था वो 2%, और एक प्रोजेक्ट और टेक ओवर हो जाता है जो उससे कम हमें रिटर्न दे रहा था। अब अगर यहाँ एक प्रोजेक्ट 2% वाला भी होता तो अब ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर मजीद रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाती है, फ़र्ज़ कीजिए 2% पे चली जाती, दुनिया में कई मुल्क है वहाँ 2% भी है, 1.5% भी है, तो 2% पे चली जाती है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और बढ़ जाएगी कि जहाँ से अब 4 से 6 और अब वो 8% दे रहा है, ये 6% दे रहा है, ठीक है जी, ये 4% दे रहा है, और ये भी 2% देने लग गया, और एक नया प्रोजेक्ट भी सीक्वेंस में आ गया। ठीक हो गई बात? तो दो बातें यहाँ पे सीखी। एक बात तो हमने ये सीखी कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो इतना होना चाहिए जो इक्वल कर सके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स टू इट्स प्राइस, जो उसकी प्राइस के बराबर कर सके। ठीक है? और अगर वो कम होगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अब पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपने पेपर में सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखनी, डेट्स ऑल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के जवाब में, या रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम भी बनाना पड़ता है। अब जब आपने ये डायग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम तो ये कि पेपर की तरह ब्लैक इंक लेनी है आपने। ये 2 पैनल डायग्राम है, और इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल लगाने हैं। अगर ये लेबल ना लगे तो बड़ी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और वो लेबल में इस तरफ आपने लिखना है इन्वेस्टमेंट। और अब मैंने आपको ये भी सिखाया बच्चों कि ये भी बताना है कि दोबारा आप इसको आई से डिनोट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर आई से डिनोट नहीं करते, क्योंकि आई से हमने इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर लिया है। तो अब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम छोटे आर से डिनोट कर देते हैं, या आर ये वाला भी हो सकता है। अच्छा,
तो आर आप ये वाला भी लिख सकते हैं, मैं चूंकि ज़रा ये वाला आर लिखता हूँ तो मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी जिसको हम कहेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसकी आप डेफिनेशन उधर लिख कर आए हैं। कहाँ पर लिख के आए हैं शाबाश? डेफिनेशन आप उधर लिख कर आए हैं, ये वाली डेफिनेशन। The rate of discount which makes present value of the prospective return from the capital asset equal to their supply price। आप ये लिख कर आए हैं। अब आप इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला काम हमेशा ये करना चाहिए कि हमें मेंशन करना चाहिए एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, और उसके साथ हमें ये भी बताना चाहिए, तीसरा लेवल भी लगाना चाहिए कि मार्जिनल एफिशिएंसी जो MEC है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी कर्व है, ये पूरा लिखेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व है हमारा, ये पूरा लिखेंगे आप। ठीक हो गई बात? ये तो सही हो गया। अब आपको सिंगल कर्व डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करना होता है? शाबाश। सिंगल कर्व डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करना होता है? शाबाश। व्हाट द फर्स्ट वर्क वी डू? जी शाबाश। एक इनिशियल पॉइंट लेंगे और वो इनिशियल पॉइंट जो है वो अमूमी तौर पे हम दरमियान में लेते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया B, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और इन्वेस्टमेंट है I1। तो हम कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट जो है वो B है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका R1 है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे शाबाश? अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? तो नंबर 3, एक दफ़ा नहीं, स्लोप एंड पे, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पांचवा पॉइंट होता है हमेशा हमारा। एक दफ़ा इंक्रीज और एक दफ़ा डिक्रीज। तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आ जाए, ठीक है जी, तो अब मैं ज़रा मुख्तसर लिखूँगा एक्सप्लेनेशन में, चूँकि अब मुझे टाइम भी बचाना है। C, तो ये हम B से C पे आ जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, R1 से R0 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो हो जाएगी I, या आपने अल्फाज में लिखना है, मैं तो इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, I1 से I2 हो जाएगी। ठीक है, I1 से I2 हो जाएगी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बताओ बढ़ेगी कि कम होगी? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी कि ज़्यादा होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होगी? डेट इज इंक्रीज्ड। उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, स्लोप बता रहा है। ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट उसके बाद एक और ऐड करना है, और वो पॉइंट जो हमने ऐड करना है वो अब हमारा इंक्रीज़ का पॉइंट होना चाहिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के भी देख लेते हैं कि लो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया और ये चले गए हम पॉइंट A की तरफ। ठीक है, कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R1 से R2 और इन्वेस्टमेंट होगी I1 से I0। तो हमने इनिशियल पॉइंट से ही आगे लेके चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने कहा था कि हम B से C पे गए, तो अब हम अपने इनिशियल पॉइंट से ही हमेशा लेकर जाएंगे और कहेंगे कि अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R1 से R2 हुआ है और इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो फिर कम हो गई है, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ था, और वो हो गई है I1 से I0। और अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो गया शाबाश? वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो गया है? वो कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। और ये बात हम यहाँ से सीख कर आए हैं कि जब मार्जिनल इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो कई नई मशीनें और प्लांट काबिल अमल हो जाते हैं, तो इससे MEC ज़्यादा हो जाता है, हमें पे बैक ज़्यादा मिल जाता है। अब पांचवा पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है जिसको आप सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहे थे जज्बाती होके, और वो है
स्लोप ऑफ द लाइन क्या आप कहेंगे कि MEC कर्व जो है हमारा ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, आप पूरा लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब ये है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गई बात बच्चों। तो ये उसमें इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो डायग्राम तो मुझे पता है कि आपको जितनी प्रैक्टिस अब डायग्राम्स की होगी, एक्सप्लेनेशन की होगी, आप मिनटों में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैंने बेसिक चीज़ आपकी पक्की कर दी है इंशाल्लाह। तो इसमें मैं समझता हूँ आप मार नहीं खा सकते अब एक्सप्लेनेशन में, अगर आप जल्दबाजी ना करें पेपर में जाके। हाँ, डेफिनेशन इसकी आपने ज़रूर याद करनी है अच्छी तरह कि द रेट ऑफ discount which makes the value of prospective return of a capital asset equal to their supply price। ये लाजमी बच्चों आपने अच्छी तरह तैयार करनी। अब आ जाते हैं इसके सवाल की तरफ। सवाल इसका बड़ा सिंपल तरीके से आता है, कोई ज़्यादा मामला नहीं है, और इस तरह से पूछा जाता है जैसे ऑटम 18 का है। बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैंने लेटेस्ट से लेटेस्ट पिक कर लिया, कि बल्कि मेरा लेटेस्ट 21 का था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी ये वाली, तो ये कितने मार्क्स की हो जाएगी शाबाश बच्चों। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से क्या मुराद है, और अलहदा से लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नंबर अलहदा हैं, तो कम से कम इसके 2 मार्क्स हैं। और उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफरेंस टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो 6 नंबर आप इसके लेंगे। ठीक होगी बात। और ये वाला जो है ये तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन फर्म एंड इंडिविजुअल्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो फर्म्स क्या करेंगी शाबाश। व्हाट द फर्म्स विल डू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, नहीं सॉरी डिक्रीज्ड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो गया तो फर्म्स क्या करेंगी शाबाश। तो आप ये कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो फर्म्स जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पर क्या करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर देंगी। ठीक है। और कंज्यूमर क्या करेंगे, इंडिविजुअल क्या करेंगे शाबाश। इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से लोन लेंगे और क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। लोन लेंगे और कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको सेविंग, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये सारा कराया। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन कराई है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन कराई है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट कराया है। और आज की यहाँ पे आके चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कल से मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर पे बात करेंगे। एक दिन हमारा मल्टीप्लायर पे लगेगा, एक दिन हमारा एक्सेलरेटर पे लगेगा। होपफुली 2 दिन में हम जो 2 लेक्चर में चैप्टर कवर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़रूरत पड़ गई एक आधा लेक्चर एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम स्लो चलें। अच्छा, तो 1 से लेके 100% तक अगर अंडरस्टैंडिंग को रैंक किया जाए तो आप कहाँ स्टे करेंगे शाबाश, वेयर यू स्टे। तो यू विल स्टे एट 100%। तो आप 100% पे स्टे करते हैं माशाल्लाह। तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात हो गई। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस फीडबैक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। तो वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है जी। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।